हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था इट वाज रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द वेक्टर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कुछ सम्स के बारे में स्टडी किया था। करेक्ट। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स के अंदर, और ये जो वेक्टर्स का चैप्टर है जो आप लोगों ने स्टडी अब तक किया हुआ है उसके अप्रोक्सीमेट आखिरी फेज पे हम लोग अब चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है इन वेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, then we have studied what is types of vectors, then we have studied how to add the two vectors. So whenever we add two vectors, there are two methods, as you know that. Very first it is triangle law of vector addition, and secondly it is parallelogram law of vector addition. Correct? दोनों में से बेटर कौन सा है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो काफी सारे लोगों के पास जवाब होगा। Exactly, क्या जवाब है? It is parallelogram law of vector addition, and the question is why parallelogram law of vector addition is better? Yes, exactly, very good. क्योंकि triangle law of vector addition just gives you an idea about the direction of the resultant, that is final vector. Correct? But in case of parallelogram law of vector addition, you get the direction as well as magnitude of the value. Means किसी भी बॉडी पर लगने वाले दो फोर्सेस की वजह से फाइनली वो बॉडी कौन से डायरेक्शन में जाएगी एज वेल एज कितने वेक्टर से, कितनी मैग्नीट्यूड से जाएगी। करेक्ट। वो वेक्टर उसका हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी अगर चाहिए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल लॉ कौन सा है? एग्जैक्टली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। करेक्ट, वेरी गुड। सो आज हम लोग को क्या स्टडी करना है? वी हैव टू स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये क्यों जरूरी है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहले। करेक्ट। सबसे पहली चीज, व्हेन वी डील विद एनी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैकेनिक्स, नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the forces, study of forces, kinematics, kinetics, इन सब के बारे में स्टडी होती है। ठीक है ना? Now what is kinematics? Kinematics का मतलब होता है it is a branch of physics which deals with the study of motion without considering mass और without considering cause of the motion. मोशन क्यों हो रहा है? मास की वजह से। मास इज द एंटिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन मास को अगर हम कंसीडर नहीं करते तो उसे काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है। अगर आपकी स्टडी में मास जरूरी है, कैलकुलेशंस में मास जरूरी है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक्स, एंड इन दोनों को क्यूमुलेटिवली बोला जाता है मैकेनिक्स। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैकेनिक्स बहुत जरूरी है। करेक्ट। आपके जो चैप्टर्स आप स्टडी करोगे फिजिक्स में, उसमें से 25% चैप्टर्स जो होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द मैकेनिक्स। करेक्ट। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से 25 to 30 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। करेक्ट। एंड मैकेनिक्स मतलब फोर्सेस की वजह से आने वाले इफेक्ट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी घर पे बैठ के जो है लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो सुन रहे हो, आपके आजू बाजू में बहुत सारी मशीनरीज है। उसमें से एक मशीनरी अगर हम कंसीडर करते हैं आपका सीलिंग फैन अगर है, तो सीलिंग फैन जो है फिलहाल अगर वो रुका हुआ है तो उसमें स्टैटिकल मैकेनिक्स लगेगा, स्टैटिक्स मैकेनिक्स। ठीक है। लेकिन अगर वही वो घूम रहा है सो इट विल बी हैविंग अ डायनामिक मैकेनिक्स। करेक्ट। अच्छा, अगर हम बात करते कोई गाड़ी चल रही है रास्ते पे, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन आता है, अपोजिशन में उसके विंड का फोर्स आता है, इंजन उसे आगे चला रहा है, इन सभी फोर्सेस के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से वो बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, व्हीकल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। करेक्ट, राइट। दिस इज अंडर मैकेनिक्स। ये स्टडी जो है वो अंडर मैकेनिक्स रहेगा, फोर्सेस का स्टडी। सो मैकेनिक्स इज लॉट मोर ह्यूज पार्ट ऑफ द साइंस। करेक्ट। लेकिन उसमें जब आप सम्स को सॉल्व करते हो, सो देयर आर सेवरल मेथड्स, जिसमें से पहला मेथड जो है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट, अलग अलग चीजों का रिजोल्यूशन है ना। सो नाउ व्हाट इज रिजोल्यूशन, उसके बारे में हम देखते हैं। पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूं कि ये अगर कोई वेक्टर है रिजल्टेंट आर, ठीक है ना। सो अगर ये आर वेक्टर है, अगर मुझे किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, सो इफ आई वांट अ कंपोनेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेक्टर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, आई विल रिजॉल्व दैट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। सो रिजोल्यूशन इज नथिंग बट, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट स्प्लिटिंग अप of a particular vector in the desired directions. आपको जो डायरेक्शन में उसको स्प्लिट अप करना है आप वहां पर कर सकते हो ना। कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर व्हाट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर, और ये सब हमें क्यों करना है ना। करेक्ट। यहां से शुरू होता है टॉपिक में स्टार्ट। क्या टेंशन? सपोज अगर मैं बोलता हूं ये अगर एक ब्लॉक है, राइट,
और मैं बोलता हूं इसके ऊपर एक फोर्स लगा है लाइक दिस, थोड़ा सा तिरछा लगा हुआ है, करेक्ट? Right now here we are considering this as x direction and this as y direction. Let us consider, correct? So this is x, this is y. Always remember x and y directions are not fixed. हमें ऐसा लगता है सर हमेशा यही x रहेगा, horizontal x and vertical y. It is not necessary. X could be anything and y will be perpendicular to x. So in any other case this could be x, हो सकता है या आप तिरछा देखो, ठीक है, एंड दिस कुड बी y, करेक्ट? दैट इज फिक्स, दैट एंगल बिटवीन x एंड y विल बी 90 डिग्री, करेक्ट? बट x कुड बी एनीथिंग. हमने हमारे माइंड फ्रेम में ये थॉट प्रोसेस में बिठा लिया है कि हॉरिजॉन्टल x होता है एंड वर्टिकल y होता है, बट अभी फिलहाल साइंस में हमें ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा. x कुड बी एनी डायरेक्शन बिकॉज यूनिवर्स डजंट हैव एनी फिक्स ओरिजिन. यूनिवर्स में कोई एक फिक्स ओरिजिन है, हाँ भाई यही वो फिक्स ओरिजिन है और ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. x ये हो सकता है, y इसे परपेंडिकुलर, दिस कुड बी y, एंड z इन दोनों को परपेंडिकुलर जो कि आपकी तरफ है, दैट कुड बी z, राइट? करेक्ट? किसी भी घर को थोड़ा सा तिरछा इमेजिन करो तो उस घर की जो 3 साइड्स होंगी उसे आप XYZ कंसीडर कर सकते हो, अगर वो घर रेक्टेंगुलर है, अगर वो ब्लॉक रेक्टेंगुलर है, ठीक है? सो इन दैट प्रोसेस दिस कुड बी x, दिस कुड बी y एंड दिस कुड बी z जो आपकी तरफ है, दिस, करेक्ट? वेरी गुड. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे यूज करते हैं? बट राइट नाउ वी हैव चोजन द कोऑर्डिनेट्स सच दैट this direction is x and this direction is y. We are keeping it simple. बट अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमने चूज किया है तो दिस फोर्स और दिस वेक्टर जो भी है ये ना ही x में है ना ही y में है, करेक्ट? ओके. सो सपोज इससे मैं नाम देता हूं वेक्टर f, करेक्ट? सपोज इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री. अब मुझे ये देखना है, माय इंटेंशन इज वेरी मच क्लियर, माय रिक्वायरमेंट इज वेरी मच क्लियर दैट ये ब्लॉक को अगर मैं तिरछा धक्का मारता हूं लाइक दिस, सो ये ब्लॉक x डायरेक्शन में कितने फोर्स से जाएगा और y डायरेक्शन में कितने फोर्स से जाएगा, क्योंकि ये जब हम इस ब्लॉक को ऐसे धक्का मारूंगा ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये तिरछा जाएगा. एंड व्हेनेवर इट विल मूव लाइक दिस डायरेक्शन it will have certain displacement in x coordinate as well as certain displacement in y coordinate. It means it will have certain force in x direction and certain force in y direction, because without force you cannot displace anything. फोर्स के बिना चीजें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकती. अगर मैं बोलता हूं इस ब्लॉक को धक्का मारने की वजह से ऐसे अगर ये ब्लॉक इधर चला जाता है लाइक दिस, तो सपोज इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है? सो इट क्लियरली मींस दैट it is moving or it is displacing in x also and y also. दोनों तरफ जा रहा है तभी वो ऐसे जा रहा है, correct? And we have to find effect of this particular force in horizontal, that is x direction, and vertical, that is y direction here. And finding out the component in x direction and y direction and z direction generally is called as the rectangular component. Why rectangular component? बिकॉज जब हम रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं लाइक दिस, सो ये अगर x है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला y रहेगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स और व्हेनेवर यू फाइंड आउट द रिजोल्यूशन वेक्टर्स इन x, y एंड z कोऑर्डिनेट, दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझा रहा हूं मैं आपको. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर को आप x या y में ही रिजॉल्व करो, आप अपने किसी भी डायरेक्शन में उसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और अब रिजोल्यूशन करने के लिए जो बेसिक 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स और आपका रिजोल्यूशन खत्म. सो रिजोल्यूशन करने के जो बेसिक 3 स्टेप्स हैं उन्हें मैं आपको समझाने वाला हूं. पे अटेंशन. वेरी फर्स्ट थिंग, सपोज यही वो वेक्टर है जिसे हमने आप फिलहाल यहां पर r बोला है, राइट? सो आप उसे अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे रिजॉल्व करो, मतलब आप अपने हिसाब से उसका इफेक्ट जिस डायरेक्शन में चाहो फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? सो सपोज अगर ये वेक्टर है, आई वांट राइट नाउ, आई वांट दैट इसका इफेक्ट मुझे x और y डायरेक्शन में चाहिए. सो मुझे इसे सबसे पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट रिजॉल्व द वेक्टर इन
appropriate direction, resolve the vector in appropriate direction। अगर आपको x और y में चाहिए तो appropriately लो। appropriate का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। if this is x है ना, ये x है and this is y, और अगर ये वेक्टर है पर्टिकुलर, सो हमने सोचना है विद आवर ब्रेन दैट अगर मैं किसी चीज को इधर ढकेलता हूं तो वो x एक्सिस में यहां की तरफ शिफ्ट होगा या यहां की तरफ शिफ्ट होगा। एंड लॉजिकली सिंपल से सिंपल छोटा सा छोटा बच्चा भी ये बोल सकता है कि इफ आई एम पुशिंग एनीथिंग हियर एंड अगर वो वहां पर जा रहा है, इट मींस इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन x डायरेक्शन इन दिस वे, इधर जा रहा है। लॉजिक है ना, इसीलिए दिस विल गेट रिजॉल्व इन x लाइक दिस। अच्छा, इन y डायरेक्शन अगर मैं किसी चीज को ऐसे ढकेल रहा हूं तो सिंपल बात है, वेदर इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड योर आंसर विल बी सर अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे जा रहा है ऊपर जा रहा है। सो दिस इज, these two are the appropriate directions right now, अभी ठीक है ना, ओके करेक्ट राइट वेरी गुड। चलो appropriate direction का एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव चोजन x and y like this, for me suppose this is x and this is y, suppose, and किसी बॉडी पर फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है like this, suppose now this is a vector, suppose whatever force है, velocity है, ऐसे। Now I have to resolve this vector in these two directions, and which is quite very easy। कैसे? अब x डायरेक्शन अगर मुझे देखना है, so now this is x, करेक्ट है ना, दिख रहा है ना, तो मैं इस x को इधर लिखूंगा like this, this is x, करेक्ट। तो ये जो वेक्टर है उसका ये x है, करेक्ट है, वेरी गुड। एंड नाउ दिस इज y which is perpendicular to x, so we can say that this is y। now I should choose कि जब ये इधर जा रहा है तो x एक्सिस में ये कंसीडर होना चाहिए या ये कंसीडर होना चाहिए। कोई भी बच्चा बोलेगा सर x में ना ये कंसीडर होना चाहिए, इधर तो वो नहीं जाएगा, लॉजिक करेक्ट। अच्छा, और y कंपोनेंट में यहां जाएगा या यहां जाएगा, ऑब्वियसली कोई चीज अगर इधर जा रही है तो उसके चांसेस इधर बढ़ने के हैं, यहां पर उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, सो दिस वोंट बी देयर। सो राइट नाउ v vector has been resolved in x and y direction according to our chosen coordinate system like this। और यहां से स्टूडेंट को एक हिंट मिलता है, हिंट रिजोल्यूशन करते समय ये जो दोनों वेक्टर्स होते हैं इसे बोलते हैं रिजॉल्व्ड वेक्टर। रिजॉल्व्ड मींस जो रिजॉल्व हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, है ना। इस वेक्टर के ये दोनों रिजॉल्व्ड वेक्टर्स, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा आर एक्स वेक्टर और इसे मैं बोलूंगा आर वाई वेक्टर, बिकॉज इसका एक्स डायरेक्शन का ये वेक्टर है और ये वाई डायरेक्शन का वेक्टर है। सिमिलरली इसे हम बोल सकते हैं वी एक्स वेक्टर एंड दिस इज वी वाई वेक्टर, करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, सो अगर ऐसा ही है, सो नाउ अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज द हिंट। जो दोनों रिजॉल्व वेक्टर्स होते हैं वो मेन वेक्टर के साथ जनरली एक्यूट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्यूट। देखो ना, ये एंगल जो है दैट इज एक्यूट, ये एंगल जो है दैट इज एक्यूट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल मींस द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री। ये हमने 6th 7th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में सीखा हुआ है, ठीक है ना। सो हिंट, रिजॉल्व्ड वेक्टर्स मेक acute angle with main vector, ठीक है ना। दिस इज द हिंट। अभी देखो ना, ये दोनों है, उसका इसके साथ जो एंगल बना है दैट इज एन एक्यूट एंगल। ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, लेस देन 90, राइट। सो ये हो गया रिजॉल्व, स्टेप नंबर 1 खत्म। सो स्टेप्स हम देख रहे हैं, एंड स्टेप्स में वेरी फर्स्ट स्टेप आपने दोनों तरफ क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया, राइट, वेरी गुड। नाउ सेकंड स्टेप, दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक को कंसीडर करो। सपोज कंसीडर एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल कंसीडर। तो चलो यहां पर आते हैं, लेट अस कंसीडर इसका rx के साथ जो एंगल है, सपोज दैट एंगल इज थीटा। क्या है वो? थीटा है, ठीक है। सो अगर ऐसा ही है, थर्ड स्टेप, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, शॉर्टकट टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में कंपोनेंट
which is adjacent to the angle is cos component. Cos component. So the component which is adjacent to the angle is cos component, that is cosine component. So it is called as cos component, cosine component. Okay, and the remaining one is sine component. Remaining one is sine component. So ये मैंने आपको दे दिया है शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो अभी कैसे इसे यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, पे अटेंशन. राइट नाउ मैं इसे हटाऊं. ये थीटा है, दिस इज द मेन वेक्टर. These two are the resolved component vectors. So इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट है? कंपोनेंट विच इज एडजेसेंट टू द एंगल कौन है? सर ये है. वेरी गुड. एंड दिस कंपोनेंट विल बी cos component. Now what do you mean by cos component? Pay attention. This will be called as cos theta component of r. So this rx will be called as r cos theta. क्या बोलेंगे इसे? r cos theta. ये कॉन्सेप्ट आपको आज अपने ब्रेन में रखनी है, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा आगे का. इफ दिस इज क्लियर, वेक्टर क्लियर, रिजोल्यूशन आपके माइंड में क्लियर है, फ्यूचर में काफी सारे चैप्टर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स में हेल्प में आएगी ही आएगी जरूर. ठीक है. ओके, चलो ये कंपोनेंट तो हो गया. अब दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा? ये कंपोनेंट है. राइट. Okay, very good. So अब ये component which is remaining component, so this is remaining component will be sine component. So इसे हम लिखेंगे sin theta, but r sin theta. क्या लिखेंगे इसे? r sin theta. So these three are the steps to resolve the vector. टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे तो इसे समझाया गया है, लेकिन स्टेप्स वगैरह के साथ समझने से ये ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए. करेक्ट. सो व्हाट इज वेरी फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? रिजॉल्व द वेक्टर इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन. आपको जिस डायरेक्शन में कंसीडर करना है उस डायरेक्शन में आप इसे रिजॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. हमने x और y कंसीडर किया है. ठीक है. ओके. हिंट, रिजॉल्व वेक्टर्स में एक्यूट एंगल विद मेन वेक्टर. जब भी आप रिजॉल्व वेक्टर करते हो उसका मेन वेक्टर से जनरली एक्यूट एंगल होता है. ठीक है ना. सेकंड, कंसीडर एनी वन एंगल. किसी भी एक एंगल को कंसीडर करो दोनों में से. करेक्ट. कंपोनेंट व्हिच इज एडजेसेंट टू द एंगल इज कॉस कंपोनेंट and the remaining one is sine component. Correct. तो इस थीटा के बाजू वाला ये जो कंपोनेंट that will be called as r cos theta and ये जो बचा हुआ कंपोनेंट will be called as r sin theta. अब अगर मैं लॉजिक लगाता हूं and same I will give suppose here, but right now suppose I am consider this angle. इस एंगल को मैं नाम देता हूं suppose अल्फा. ठीक है ना. अब कुछ लोगों ने सर आपने पहले थीटा जो था वो x के साथ लिया था, अब आप जो एंगल ले रहे हो वो तो y के साथ जा रहा है. मैंने आपको बोला था एंगल आप कोई भी चूज करो, कंसीडर एनी वन एंगल, कोई भी चूज करो दोनों में से, एंड देन ये लॉजिक अप्लाई करो. नाउ इफ यू आर अप्लाइंग अल्फा एज दिस, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अल्फा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन है? vy या vx? व्हाट इज एडजेसेंट? वेरी गुड, इट इज vy. So this vy will be the cos component, and cos component मतलब हम लिखेंगे इसको cos alpha, लेकिन किसका? v का. So it will be v cos alpha. Logic clear? Very good. Now what is the remaining component? This one, and this will be called as v sin alpha. काफी सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है that x हमेशा cos होता है और y हमेशा sin होता है. ऐसा नहीं है. x हमेशा cos नहीं होता है, y हमेशा sin नहीं होता है. देखो ना यहां पर आप देखोगे तो x cos है, y sin है, लेकिन जब हम यहां पर रिजॉल्व कर रहे हैं तो x sin है एंड y जो है वो cos है. इसका मतलब है cos होना या sin होना x और y पे डिपेंड नहीं करता, आप जो एंगल चूज करते हो उसके एडजेसेंट वाले पे और रिमेनिंग वाले पे डिपेंड करता है. दिस इज द बेसिक ऑफ रिजोल्यूशन. राइट. यही तो है ना. सो बाय दिस वे हमने फंडामेंटल ऑफ रिजोल्यूशन स्टडी किया है. आपके टेक्स्ट बुक में ना इसे कोई इज्जत नहीं दिया है, एक छोटा सा पार्ट बना के आधे पेज में दे दिया है. बट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जब स्टडी करनी होती है, सो फंडामेंटल्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, बेसिक्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. राइट. सो ये मैंने अभी दिया आपको, फिर मैं आपको इसको थोड़े और अलग तरीके से भी आगे समझाऊंगा उसके कंपोनेंट्स वगैरह के साथ. सो राइट नाउ जस्ट पॉज द वीडियो
and continue writing the things fast. Okay, so hopefully आप लोगों ने पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा, करेक्ट? ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, करेक्ट? सो ये तो आपको समझ में आ ही गया है, राइट? ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. And we'll go on to its vector part. ठीक है ना? Suppose this is the vector. अभी जो डायग्राम निकाला वही कंसीडर करें. This is the vector R, and we have resolved it in our choice of geometry. That is, this is x and this is y. So we are resolving this as x and this as y. Let us consider this angle as theta. So this component will be Rx component and this will be Ry component, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था, this Rx vector, now this R can be written as Rx vector plus Ry vector. स्टूडेंट बोलेंगे ऐसे कैसे सर? सिंपल है ना. अगर आप गौर से देखो, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं. पे अटेंशन. Rx vector and Ry vector are the resolutions of the R vector. Correct है? Very good. Correct. Rx vector and Ry vector are the resolution or resolved vectors of R vector. Correct? Very good. At the same time, R vector is exactly, it is resultant of these two vectors. Parallelogram law. Rx Ry इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होता है exactly, है ना? Means R vector is the resultant of Rx and Ry, okay, and Rx and Ry are the components of R vector. उल्टा पुल्टा, है ना? मतलब इसी तरीके से ये चलता है, ठीक है ना? सो जैसे कि हम बोलते हैं ना, पिताजी और उनके बच्चे, तो R vector Rx और Ry के पिताजी है, मतलब रिजल्टेंट जो भी रहेगा, ठीक है? एंड Rx and Ry R के बच्चे हैं. उल्टा पुल्टा सिमिलर वैसे ही होता है ये. अंडरस्टैंड? सो ऐसे कंडीशन में इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे, ठीक है ना? या फिर कुछ लोग उल्टा करते हैं, सर देखो ये मम्मी है ये पापा है, तो ये मम्मी और पापा की वजह से ये बेटा हुआ, है ना? तो हम बोलते हैं ये इन दोनों का बेटा है, करेक्ट? या फिर ये दोनों इसके पेरेंट है. सिमिलरली R vector is the resultant of Rx and Ry, or Rx and Ry are the resolutions or resolved vectors of R. ऐसा उल्टा पुल्टा बोला जाता है. इसीलिए as we know that R vector अगर इन दोनों का रिजल्टेंट है, so Rx vector plus Ry vector will be R vector. वेक्टर्स साइन के जरिए. Now हमने डायरेक्शन वेक्टर्स को स्टडी किया है. Rx जो है, अभी मैंने बताया था, थीटा का एडजेसेंट वाले का वैल्यू क्या होता है? R cos थीटा, और ये बच्चे वाले का क्या होता है? R sin थीटा. सो अगर मैं बोलूं Rx वेक्टर जो है, Rx वेक्टर, एज यू नो दैट वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेरी गुड. तो Rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू मतलब आंसर कितना है? R cos थीटा है. वेरी गुड. सो Rx का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिखूंगा R cos थीटा, राइट है? ओके. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? x डायरेक्शन. ओके. और x डायरेक्शन के वेक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं? यस, वेरी गुड, इट इज i कैप. तो इसीलिए Rx वेक्टर को मैंने लिखा R cos थीटा i कैप. चलेगा स्टूडेंट? चलेगा? चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा? वेरी गुड. नाउ अप्लाई लॉजिक एंड टेल मी Ry के लिए आप क्या लिख सकते हो? सर देखो, Ry के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Ry वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे सर. वेरी गुड सर, है ना? फिर अगर मैग्नीट्यूड करना होगा मुझे तो मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा, सो इट विल बी R sin थीटा. वेरी गुड. फिर मुझे अगर डायरेक्शन देखना है सर तो ये y डायरेक्शन है, सो y डायरेक्शन में सर j क्या होता है? वेरी गुड, है ना? थॉट प्रोसेस तो यही चलता है हमारा. पहली बार तो यही चलता है, दूसरी तीसरी चौथी बार तो ऐसे एकदम खट 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 वेक्टर लिखोगे आप लोग, ठीक है? लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ऐसे लिखना है. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस वेक्टर. एज ए टू डायमेंशन में है x एंड y, हमने i j लिया, है ना? ऐसे ही चल रही है. सो
ना कुछ लोगों के माइंड में आता है सर वो आपने जो तीसरा वाला हिंट दिया था एडजेसेंट वाला कॉस लो और बचा हुआ रिमेनिंग विल बी साइन, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है भी या फिर आपने ऐसे ही बोल दिया? रिमेंबर फिजिक्स में विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रूफ कुछ नहीं होता, ठीक है ना? या तो आपको सिलेबस में नहीं होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है, बट यहां पर आपके सिलेबस में भी है तो आप उसे कर सकते हो। कैसे? पे अटेंशन, ध्यान दो। अगर मैं इस वेक्टर को अगर मैं इधर लेके आता हूं, करेक्ट, तो दिस विल बी लाइक दिस। सपोज मैं बोलता हूं इसे ये है आर वेक्टर, सो दिस विल बी आर वेक्टर, करेक्ट। ये आपका rx तो जैसा है वैसा ही है, दिस इज rx वेक्टर, करेक्ट। और यहां का जो वेक्टर उसको मैंने यहां ले लिया, सो इट विल बी r y वेक्टर। सर ऐसे कैसे आप वेक्टर को इधर से उधर? मैंने आपको बताया था इक्वल वेक्टर्स पैरेलली कहीं पर भी होते हैं, पैरेलली जो भी वेक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, सो इसको आप इधर ले सकते हो। हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी लिया था, है ना, याद है ना? वेरी गुड। नाउ दिस इज थीटा, करेक्ट स्टूडेंट्स, राइट है, ओके। अब एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को एक नाम देते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एज O, लेट अस कंसीडर दिस एज A एंड लेट अस कंसीडर दिस एज B। हां, करेक्ट है, ओके। नाउ OA is nothing but Rx vector, AB is nothing but Ry vector, and OB is representing resultant, correct है, very good. Now in triangle OAB, this triangle OAB, apply cos theta. Cos theta is equal to, what is cos theta is equal to? सर हमको आता है सर, cos थीटा मतलब बाजू वाला डिवाइड बाय तिरछा वाला, ठीक है ना? सो cos थीटा इज बाजू वाला डिवाइड बाय तिरछा वाला, मतलब इट इज एग्जैक्टली इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? सो इट इज बाजू वाला इज एडजेसेंट साइड व्हिच इज OA, राइट, एंड हाइपोटेन्यूस इज OB. सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू OA, इट इज Rx, एंड OB व्हिच इज R. मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं वी डोंट कंसीडर द वेक्टर साइंस, है ना? मैंने पहले भी बताया था आपको इन प्रीवियस लेक्चर. सो फ्रॉम दिस व्हाट इज Rx? Rx इज इक्वल टू, इट इज R cos थीटा, करेक्ट. सो इट इज Rx इज इक्वल टू R cos थीटा. हो गया ना एडजेसेंट वाला cos थीटा, बहुत सिंपल था ये, है ना? नाउ इन ट्रायंगल OAB, सेम ट्रायंगल में अब स्टूडेंट्स ना स्कॉलर होते हैं, स्टूडेंट स्कॉलर है ही, एवरीवन इज अ स्कॉलर इन देयर ओन वे, ठीक है ना? कुछ लोग बस मेहनत करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, कुछ लोग साल भर मेहनत करते हैं, कुछ लोग बस एंड में टाइम में स्टडी करते हैं, ठीक है ना? इनका स्कोर ज्यादा आता है साल भर करने वालों का, जो एंड में स्टडी करते हैं उनका कम आता है। स्कॉलर हर कोई होता है, अप्रोच मैटर्स, है ना? सो यहां पर मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अब स्टूडेंट स्कॉलर हो गए, उनको पता है कि अगर cos थीटा ऐसे आया था तो sin थीटा भी आएगा ही आएगा, है ना? सो इन दैट केस व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्यों जाए, यहां पर, है ना? sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, है ना? sin थीटा इज इक्वल टू सामने वाला डिवाइड बाय तिरछा वाला, है ना? सो इट इज सामने वाला, व्हाट इज सामने वाला? थीटा का सामने वाला इज AB डिवाइडेड बाय तिरछा वाला, व्हाट इज तिरछा वाला? इट इज OB, राइट? सो sin थीटा is equal to AB which is RY divided by OB which is R. So what is RY is equal to? RY is equal to R sin theta. Correct? Very good. So by this way we generally resolve the vector, right? Okay. So अब आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ. वो एक एग्जांपल लिया था हमने, एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा था 30 डिग्री एंगल से, याद है ना? उसका यूज देख लेते हैं यहाँ से. जस्ट राइट डाउन, पे अटेंशन. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इसे लिख लिया होगा, राइट? वेरी गुड. तो बढ़ते आगे. ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, सो आपको जैसे कि पता चल ही रहा होगा, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त मैं डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एंट्रेंस की स्टडीज में भी इसका फायदा हो, करेक्ट? ओके. सो अब जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसे कंसिडर करते हैं. पे अटेंशन. सो एग्जाम्पल जो भी अ फोर्स ऑफ 30 Newton is
applied on a block as shown in diagram. Find the values of components. उस डायग्राम आपको दिया गया है F vector is equal to 30 न्यूटन एंड हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ओके, अब उन्होंने ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स भी बताने चाहिए. विदाउट स्पेसिफाइंग द ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x y कौन सा दिया है हम रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, है ना. हाँ, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया है तो हमको पता चलता है सर एंगल दिया है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, मतलब ठीक है, कुछ बताया भी नहीं होगा कि कौन सा है, हम इसे x कंसीडर करेंगे, हम इसे y कंसीडर करेंगे, है ना, बिकॉज़ एंगल वहां से है, राइट. लेकिन अगर सपोज ये एंगल अगर नहीं दिया है और बोलेंगे कि रिजॉल्व करो, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपको x और y किसे कंसीडर करना है वो पता होना चाहिए. अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज चूज हॉरिजॉन्टल और x एज x एंड वर्टिकल एज y, ठीक है. तो यहां पर उन्होंने वही दिया है, हॉरिजॉन्टल एज x वर्टिकल एज y. सो हम सॉल्यूशन पे जा सकते हैं. तो हमें ब्लॉक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. हम ऐसे सिर्फ एक वेक्टर लेंगे लाइक दिस, करेक्ट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, करेक्ट. दिस इज f, मैं सिर्फ इधर f लिख रहा हूं, वैल्यू हमें पता है 30 न्यूटन है. नाउ वी आर रिजॉल्विंग इनटू x एंड y. सो नाउ दिस इज x, दिस इज y. मैं वापस एक बार बेसिक से पढ़ाऊंगा. दिस इज x, है ना, दिस इज y. सो इन दैट केस हमें समझना चाहिए कि इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे. ऑब्वियसली एक्यूट कौन बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है, तो इनको हटा देंगे, राइट है, वेरी गुड. नाउ सपोज ये एंगल जो हमें पता है 30 डिग्री दिया है, राइट. सो टेल मी स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे fx और इसको हम बोलेंगे fy. एज वी नो दैट ये कंपोनेंट cos 30 होगा ऑफ f cos 30, और ये कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी f sin 30, right, very good. So now we will apply this logic and we will write the component of given force in x direction is fx, that is f cos theta, that is f cos 30, है ना. f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है 30, right? 30 cos 30, so that is 30 into what is cos 30 students, हमें वो टेबल याद है ना. cos 30 is sin 60, है ना. what is sin 60, root 3 by 2, so it is root 3 divided by 2, right, very good. so it will become 30 into root 3 divided by 2, so root 3 is 1.732, है ना, correct, divided by 2, so it is 30 into, इसको यहां से डिवाइड करना आसान है, 208 आएगा, है ना, फिर 1306, फिर वापस 6, करेक्ट. अब इसे मल्टीप्लाई करना भी आसान है, एंड दैट विल बिकम 3 into 6 18, 3 6 18 and 1 19, 1 आएगा, 3 8 25, 4 and 1 25, एंड अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी, है ना, करेक्ट. सो इस तरीके से कैसे किया हमने, ये सिंपल है, यहां पर था, हमने मल्टीप्लाई किया, अकॉर्डिंगली हमारा 25.98 आंसर आ चुका है, ठीक है. सो इन दैट केस इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, दैट इट इज 25.98 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. मतलब अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर तिरछा 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, सी हमेशा आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए. सिर्फ मैथमेटिकली आंसर निकाल दिया, इससे आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो गया, फिजिक्स नहीं क्लियर हुआ. इसका मतलब समझा रहा हूं मैं कि fx का जो वैल्यू है 25.98 न्यूटन, वो है इस डायरेक्शन में, उतने वैल्यू से वो फोर्स लगेगा. मतलब भले आप 30 न्यूटन लगा रहे हो, ऐसे x डायरेक्शन में 25.98 न्यूटन जितना फोर्स लगेगा, ठीक है. अब y डायरेक्शन के लिए निकालते हैं कंपोनेंट. सो सेकंड कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स इन कौन सा डायरेक्शन, y डायरेक्शन, y direction, what that will be f y, that is f cos नहीं, अब क्या आएगा, sin आएगा, f sin theta, that is 30 sin 30.
What is sin 30 students? Very good. It is 1 half. That is half. So Fy will be 30 into half. That is 15 Newton. So Fx will be that is 25.98 Newton and Fy will be yes 15 Newton. In short, जब भी आप किसी ब्लॉक पे तिरछा फोर्स लगाओगे 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, तो उस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टली जो फोर्स एप्लीकेशन होगा वो 25.98 न्यूटन जितना होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 26 न्यूटन जितना, और वर्टिकली उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी 15 न्यूटन। और यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, अगर आप नए तरीके से वेक्टर को जब सीखते हो, छोटे हो अभी आप फिलहाल एक वेक्टर को पहली बार स्टडी कर रहे हो, तो कुछ लोगों के माइंड में आता है सर इधर 26 न्यूटन इधर 15 न्यूटन, वैसे देखा तो 41 न्यूटन हुए। मैंने आपको बताया था ये स्केलर नहीं है ना, ये वेक्टर है, डायरेक्शन मैटर्स। सो 30 न्यूटन ऐसे है तो 25-26 न्यूटन जो है अप्रोक्सीमेट वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा और वाई डायरेक्शन में 15 न्यूटन जितना फोर्स से वो मूव, ठीक है ना। सो दोनों का कंबाइंड मोशन से वो तिरछा जाएगा, राइट, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वेक्टर्स, ठीक है। सो ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया हुआ है, इसे आपने अभी क्या करना है, नोट डाउन करना है, गो फॉर इट फास्ट। करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आपने, है ना। सो ये एग्जांपल हमने दिया हुआ है। फिलहाल जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं आप देखोगे सर ये तो आपका टेक्स्ट बुक पे तो है नहीं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के नहीं है, ये एंट्रेंस बुक्स के हैं, ठीक है ना। सो एंट्रेंस बुक्स के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूं ताकि नॉलेज आए, एंड नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता, है ना, आपको भी पता है, राइट। ओके, सो एक काम करते हैं हम, फिलहाल के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट, और उस एग्जांपल से हम चीजों को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, राइट। ओके, अभी जो हम एग्जांपल फिलहाल के लिए लेने वाले हैं, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ यस बलून। कौन सा बलून, ठीक है, वो जो बड़ा सा बलून होता है जिसे हम पैराशूट बोलते हैं, पैराशूट की तरह, ठीक है, करेक्ट, हवा के झोंके की वजह से वो इधर उधर घूम सकता है। इमेजिन करते हैं ऐसे एक पैराशूट ग्लाइडिंग जो है वो इधर उधर मूव हो रही है। सो पे अटेंशन, सपोज क्वेश्चन, a paraglider is moving with certain force in following direction. Find its force components in vertical and horizontal डायरेक्शन। सपोज वो जो पैराग्लाइडर है, ठीक है, बल में ऐसे करता है, ठीक है ना, और ये फिर ये मस्त ऐसे पैराग्लाइडिंग हो रही है, राइट, और ये जो है वो सपोज मूव हो रहा है, दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लैंडिंग हो रहा है उसका, लेकिन तिरछा हो रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। सो इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, and the total force suppose acting in this direction is let's say 500 Newton. So जब ये जमीन पे जाके टकराएगा, जब जाएगा इसका जमीन पे टकराएगा, तो हॉरिजॉन्टली अब ये जो जा रहा है, हॉरिजॉन्टली इसका फोर्स इक्वल कितना होगा, एंड नीचे भी तो जा रहा है तो वर्टिकली कितना होगा, क्योंकि ये पैराग्लाइडर जब ऐसे जाएगा तो थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, और ऐसे करते करते नीचे गिरेगा, है ना। सो इन दैट केस अब इसे अगर हमें रिजॉल्व करना होगा, सो वी विल रिजॉल्व दिस होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज मैं कंसीडर करता हूं यहां पर है। सो यहां से अगर मैं कंसीडर करता हूं पूरे सिस्टम को, सो दिस विल बी द वन कंपोनेंट एंड दिस विल बी द अदर, राइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सपोज दिस एंगल गिवन इज 45 डिग्री। वाओ, ये बेस्ट एंगल होता है, क्यों पता है, पता चलेगा आपको, शायद कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा, है ना। सो इन दैट केस अगर हम इसका सॉल्यूशन ले लें तो सॉल्यूशन एकदम क्लियर है। If this is 500 Newton, if this is 45, तो 45 के बाजू वाला क्या रहेगा, cos 45, so this will be called as f cos 45 and this will be f sin 45। मजे की बात क्या है कि अगर ये 45 तो ये भी 45 ही है, तो आप किसी को भी cos या किसी को भी sin यहाँ पर ले सकते हो, बिकॉज दोनों भी 45 है ना, एंड cos 45 और sin 45 दोनों का भी आंसर सेम ही होता है,
कितना होता है? cos 45 is equal to sin 45, that is 1 by root 2. इजी है. लेट्स गो अहेड देन देखते हैं यहां पर क्या होगा. तो सॉल्यूशन पार्ट में जाते हैं. सो व्हाट इज द x कंपोनेंट? fx is equal to f cos theta, that is 500 cos 45. So that is 500 into 1 upon root 2, right? अब इसका मतलब it is 500 by root 2, करेक्ट. अब रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414. अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर 500 को 1.414 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक टेबल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है. लेकिन इसे एक स्मार्टली हम थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करके थोड़ा इजी भी बना सकते हैं. 1.414 से डिवाइड करना मुश्किल है, ठीक है, कंपैरेटिवली, बट मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा बहुत आसान है. चलो वो करते हैं. इसे मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड करूंगा. सो इट विल बी 500 डिवाइड बाय रूट 2 तो है ही, इनटू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, है ना. कुछ फर्क पड़ता है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सो नाउ दिस थिंग विल बी 500 इनटू रूट 2 divided by root 2 into root 2. Now it is 500 into 1.414 divided by 2. इससे इसको मल्टीप्लाई करना आसान है. तो 5 4 जार 20, 0 आया 2 बाजू में, 5 1 जार 5 और 2 7, 5 4 जार अगेन 20, 5 1 7, करेक्ट. सो दिस विल बी 500 से 1.414 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 707 आएगा आंसर, राइट. डिवाइडेड बाय 2, 707 डिवाइड बाय 2 करना तो बहुत आसान है, एंड दैट विल बिकम 353.5 न्यूटन, करेक्ट. एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ यस fx. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी fy का वैल्यू क्या होगा? सर fy विल बी f sin थीटा, वेरी गुड, एंड दैट विल बी f sin 45. So that is 500 sin 45, but sin 45 भी तो 1 by root 2 ही होता है, तो फाइनल आंसर उसका भी यही आएगा, है ना. इन शॉर्ट ये बंदा जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 353.5 न्यूटन के साथ मूव हो रहा है, राइट. एंड बाय दिस वे हमने रिजोल्यूशन का यूजेस भी देख लिया कि हमें पता चल गया कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर पर्टिकुलर वेक्टर के पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कैसे कंपोनेंट दिए जाते हैं, ठीक है ना. एंड इसी तरीके से हम इसे स्टडी भी करते हैं. सो राइट नाउ दिस विल बी योर फाइनल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. अभी के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, करेक्ट. आज का आपका होमवर्क यही होगा कि आज आपने ये जो भी देखा है स्लाइड्स उसे वापस एक बार आपको लिखना है एंड होमवर्क सेंड करना है. थैंक यू सो मच.